Hello dear student, welcome back to the channel. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एलटी की। जैसा कि मैंने बोला था कि अब हमारे चैनल पर बायो की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, साथ में केमिस्ट्री की वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। तो आज मेरा पहला लेक्चर शुरू हो रहा है बायो के ऊपर। चैप्टर का नाम है आपका सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी क्या होती है बच्चों? सेल बायोलॉजी जो है ये स्टडी है किसकी? सेल की। मतलब ये लाइफ साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप स्पेशली सिर्फ सेल के बारे में पढ़ोगे। तो ये जो टर्म सेल है ये फर्स्टली किसने दिया था? तो फर्स्टली इस टर्म को रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्क्राइब किया था। इन्होंने इसको किस में देखा था? तो कॉर्क में देखा था। ट्री का कॉर्क जो हिस्सा होता है ना, उसको इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें इनको सेल दिखाई दिया और इन्होंने सेल की डेफिनेशन दी, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और ऑल लिविंग बींग्स। मतलब जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं ना वो सब एक छोटी सी यूनिट से मिलकर बनी होती है जिसको हम बोलते हैं सेल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हु इज़ द फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो आप बोलोगे रॉबर्ट हुक, क्योंकि सबसे पहले यही थे जिन्होंने सेल के बारे में इतना कुछ बताया था। इनसे पहले ल्यूवन हुक ने भी सेल को देखा था। अगर आपसे पूछा जाएगा हु फर्स्टली सॉ सेल, तो आप बोलोगे ल्यूवन हुक, एंटोनी ल्यूवन हुक। उन्होंने सबसे पहले देखा था, प्लाग में देखा था, बैक्टीरियल सेल को देखा था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि साइटोलॉजी के फादर कौन है, मतलब हु डिस्कवर सेल, तो आप बोलोगे कि भाई रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया है। ठीक है, बाकी तो इसमें इतना कुछ काम का नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो साइटोलॉजी जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, सेला विच मीन्स हॉलो एंड लॉगस मीन्स होता है स्टडी और डिस्कोर्स। तो साइटोलॉजी को इनिशियली मतलब 18th सेंचुरी में बोला गया था माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल। मतलब सेल को माइक्रोस्कोप की मदद से आप जो स्टडी कर रहे हो वही क्या है? साइटोलॉजी है। बाद में इस टर्म को रिप्लेस कर दिया एक नए टर्म से जिसको बोलते हैं हम सेल बायोलॉजी। सॉरी बच्चों, थोड़ा गला ख़राब है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई हु फर्स्टली डिस्क्राइब द सेल, तो उसका क्वेश्चन का आंसर होगा रॉबर्ट हुक। और आपसे ईयर भी पूछ सकते हैं, ठीक है, एक साल ईयर भी पूछा गया है। तो ईयर है आपका 1665। तो रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने सेल की डेफिनेशन अपने शब्दों में जो दी वो तो मैंने आपको ऊपर बता दी, बट उसके अलावा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी तरह से सेल की जो है वो डेफिनेशन दी है। तो देख लेते हैं किसने क्या डेफिनेशन दी है। पहली डेफिनेशन है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हैं ना उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मतलब वो सबसे छोटी इकाई है जिससे कि उनका स्ट्रक्चर बना है और वो फंक्शन करते हैं। फंक्शन करने वाली भी सबसे छोटी यूनिट है। सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब सेल वो सबसे छोटी यूनिट होती है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। बाकी तो इतने कुछ काम की नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने टाइप की होती हैं? तो सेल बेसिकली दो टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक है ये वर्ड का मीनिंग होता है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो इसी से आप याद रखना, प्रो मीन्स होता है नहीं, ठीक है। तो जिनमें न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, उनको बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें न्यूक्लियस के साथ साथ और भी बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कुछ एब्सेंट रहता है। ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब एब्सेंट होते हैं। केवल राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इनफैक्ट राइबोसोम ही एक ऐसा ऑर्गेनल है जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में होता है, बट इसका साइज दोनों में अलग अलग होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में इसका साइज होता है 70s, जबकि यूकैरियोटिक सेल में इसका साइज होता है 80s। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, ये 70s है इसका साइज, और यूकैरियोटिक में इसका साइज यहाँ दिखा रखा है 80s, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें आपका जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। मतलब क्रोमोसोम के अराउंड एक प्रोटीन होता है जो उनको प्रोटेक्ट करता है, उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल क्या है? तो सबसे पहला इनका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, वायरसेस, रिकेट्सिया, PPLO, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल जो है ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, यू एंड कैरियन। यू मीन्स होता है गुड या फिर ट्रू, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल वो सेल होती हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनमें न्यूक्लियस के साथ साथ अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्या क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइबोसोम तो होता ही होता है दोनों में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब प्रेजेंट होता है। और लेकिन इनमें एक चीज़ डिफरेंट होती है, जो इनका क्रोमोसोम होता है ना उसके अराउंड हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? तो इनके एग्जाम्पल जो हैं सारी की सारी एल्गी, सारे के सारे हायर प्लांट्स और सारे के सारी एनिमल सेल,
केवल ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर। सिर्फ एक ही आपका ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ना, ये नहीं होता यूकैरियोटिक सेल, बाकी सारे एल्गी के यूकैरियोटिक सेल है। हायर प्लांट्स भी यूकैरियोटिक सेल है और एनिमल भी यूकैरियोटिक सेल है। कभी कभी डिफरेंस भी इनका पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है इनमें से जो प्रोकैरियोटिक में होती है और यूकैरियोटिक में नहीं होती, या इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो यूकैरियोटिक में होती है लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं होती। तो एक बार इसका भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहली पॉइंट तो यही है कि न्यूक्लियस प्रो में नहीं होता और यूकैरियोटिक में होता है। दूसरा, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो माइटोसिस की प्रोसेस कैसे होगी, है ना, सेल डिवीज़न कैसे होगा। तो प्रोकैरियोटिक में माइटोटिक डिवीज़न नहीं होता लेकिन यूकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में ये सारे प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होता है ना, और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, यूकैरियोटिक की थिक होती है। फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक में होता है, सब माइक्रोस्कोपिक होता है, और इनमें माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत छोटा फ्लैजिला होता है। बाकी वैक्यूल लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस। लेकिन इनमें से यूकैरियोटिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोटिक से, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर भी होती है, ह्यूमन बींग्स में। तो यूकैरियोटिक सेल को एक बार क्विकली जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल जो है वही है जिसमें न्यूक्लियस होगा। तो इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या क्या ऑर्गेनल्स हैं। देखिए, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये इसके न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा गोला होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। बाकी वैक्यूल्स होते हैं ये छोटे छोटे। साइटोप्लाज्म होता है, एक लिक्विड इसके अंदर फिल्ड होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर, जिसमें क्लोरोफिल भरा होता है। इसकी जो आउटर लेयर होती है ना बाहर की, उसको हम कहते हैं सेल वॉल, और सेल वॉल के बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सारे ऑर्गेनल्स जो हैं इनको एक एक करके आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनल इंपॉर्टेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम्स इंपॉर्टेंट हैं, गोल्जी बॉडी इंपॉर्टेंट है ना, गोल्जी बॉडी इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है, वैक्यूल्स इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इंपॉर्टेंट है। इनको हम बाद में एक एक करके इनके ऊपर छोटे छोटे वीडियो डालेंगे, तब आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये ऑर्गेनल्स को एक बार यहाँ पे डिटेल में बता रखा है इनके बारे में, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इनको हम सेपरेटली जब पढ़ लेंगे ना डिटेल में, तो फिर यहाँ इतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अब हम सीधे आगे आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब प्लांट और एनिमल सेल। तो प्लांट सेल जो होती है इसमें एक आउटर लेयर होती है जो कि सेल वॉल कहलाती है, और ये सेलुलोज की बनी होती है। ये लेयर एनिमल सेल में प्रेजेंट ही नहीं होती है, ठीक है। और प्लांट सेल में जो है वैक्यूल्स जो हैं वो आपके काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, है ना, और उनके चारों तरफ एक लेयर भी होती है जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि वैक्यूल्स के अराउंड कौन सी लेयर होती है, जो कि ये वैक्यूल्स आपके एनिमल सेल में कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, जो ग्रीन कलर की प्लांट सेल होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते, सेंट्रोसोम नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम नहीं होते, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल भी होते हैं और सेंट्रोसोम भी होते हैं। अब ये सेंट्रियोल क्या होते हैं, सेंट्रियोल छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऊपर की ओर होते हैं, है ना, ये लिखा है देखो सेंट्रोसोम, है ना। तो ये ऊपर की ओर छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनका काम होता है माइटोसिस के समय स्पिंडल बनाना। वो हम आगे पढ़ेंगे माइटोसिस मियोसिस, तब मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि क्या होते हैं सेंट्रियोल। नेक्स्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो पाया जाता है, लेकिन उसको डिक्टियोजोम नाम से बुलाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि डिक्टियोजोम किस ऑर्गेनल का नाम होता है। तो डिक्टियोजोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम होता है जब ये प्लांट सेल में होते हैं, और जब ये एनिमल सेल में होते हैं तो इनको गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही कहा जाता है। और साइटोकाइनेसिस जो है वो प्लांट सेल में होता है बाय सेल प्लेट। ये भी माइटोसिस में पढ़ेंगे कि सेल प्लेट क्या होती है। और जबकि एनिमल सेल में जो आपका ये डिवीज़न होता है ये बाय होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये दोनों सेल आपको दिखा रखी हैं, ये वाली आपकी प्लांट सेल और ये वाली आपकी एनिमल सेल, दोनों दिखा रखी हैं। देखिए कितना डिफरेंस है, प्लांट सेल में कितने बड़े बड़े ये वैक्यूल्स पाए जा रहे हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं है ना। और एनिमल सेल में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रियोल है, ये सब कुछ है इसमें प्लांट सेल में, जो कि आप देखिए एनिमल सेल में कुछ नहीं है। एनिमल सेल में सिर्फ ये आपके क्लोरोप्लास्ट हैं, ये जिनके अंदर आपका स्ट्रोमा, थाइलोकॉइड वगैरह होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल वगैरह स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। इसके बाद आप एक थ्योरी भी एक बार देख लीजिए, ये थ्योरी कहलाती है आपकी सेल थ्योरी। इस थ्योरी पे भी क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी किसने दी थी। तो सेल थ्योरी आपके जो एक साइंटिस्ट थे श्लीडन, इन्होंने इसको दिया था प्लांट्स के लिए, और बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया एनिमल्स के लिए, किसने, स्वान ने।
और ये थ्योरी कौन सी सन में दी गई थी वो भी देख लीजिए। ये थ्योरी दी गई थी आपकी 1839 में दी गई थी। अब ये थ्योरी कहती क्या है? ये थ्योरी कहती है कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो चाहे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ये सब के सब किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। और इनकी पूरी बॉडी जो है ना, वो टोटल जो है उनकी एक्टिविटी जो है वो सम होती है किसका? सभी सेल्स का। मतलब सेल जो जो एक्टिविटी करेंगे वो सारी मिल के एक्टिविटी उनकी पूरी बॉडी में होती है। अब सेल थ्योरी जो थी इसका बस इतना ही वाक्य था कि जो सेल है उस वही फंडामेंटल यूनिट है, वही स्ट्रक्चरल यूनिट है, वही फंक्शनल यूनिट है और उसी से हमारी पूरी बॉडी बनी है। और सेल जो है ये हेरिडिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी सेल को ही बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी? ये सेल होती है। नई सेल जो है वो पुरानी ही सेल से अराइज होती हैं, ठीक है। और इनकी जो एक्टिविटी होती है, हमारी जो कुल एक्टिविटी है वो सेल की एक्टिविटी का ही आउटकम होती है। हर सेल का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, वो उतना ही समय तक रहती है, उसके बाद वो क्या होती है? वो डिवाइड हो जाती है उसके बाद, ठीक है। तो सेल सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। इसे यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके आउटर लेयर होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है ना, जो इसको डिवाइड होने में हेल्प करता है। इसके अंदर के बाकी जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। बाकी इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसोल, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। तो ये हुई आपकी सेल थ्योरी। अब कुछ ऐसे हैं मतलब ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है, मतलब जिन उन पे ये सेल थ्योरी वाली बात जो है वो लागू ही नहीं होती। ये सारे पॉइंट्स वो फॉलो ही नहीं करते। ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन है? जैसे कि वायरसेस को हम एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस कौन कौन हैं। तो वो हैं आपके एसेलुलर प्रोटोजोआ, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और वायरसेस। ये सब जो है ना, ये वायरसेस वगैरह ये सब जो हैं वो आपके क्या होते हैं? एक्सेप्शंस हैं सेल थ्योरी के। तो इतना था जो कि मुझे बुक से लगा कि इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने आपको बता दिया। मेरे पास कुछ नोट्स भी पड़े हुए थे पुराने, जिसमें मैंने देखा कि वन लाइनर बहुत अच्छे अच्छे थे, तो मैंने सोचा आपसे ये वन लाइनर भी डिस्कस कर लेती हूँ। तो एक बार देख लीजिए इन्हें भी, कि मेटाबॉलिज्म टर्म जो है वो किसने दिया है, पूछ सकते हैं। तो भाई ये टर्म जो है वो श्वान ने दिया था। या एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी कौन है? अब ये भी बताया मैंने आपको, वायरसेस होते हैं। लॉ ऑफ लीनेज किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। इंपॉर्टेंट है। इस लॉ में क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि जो न्यू सेल्स होती हैं वो पुरानी ही सेल से डेवलप होती है, यानी कि सेल कभी मरती नहीं है, वो डिवाइड होकर नई सेल्स बना देती हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी अभी बताया रॉबर्ट हुक, इन्होंने डिस्कवरी की थी सेल की। कौन सी सन में की थी? 1665 में की थी। सेल को सबसे पहले देखा किसने था? अभी बताया मैंने, ल्यूवन हुक ने देखा था। कहाँ देखा था? बैक्टीरियल सेल इन प्लाक में देखा था। सेल वॉल को सबसे पहले किसने देखा था? वो भी रॉबर्ट हुक ने ही देखा था। चाहे सेल पूछे या सेल वॉल पूछे, दोनों को रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक ने एक बुक पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने फोटोग्राफ भी दी थी सेल की। वो बुक का नाम क्या है? उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं बायोन और उनकी साइंस को कहते हैं हम बायोनिक्स। सबसे अबंडेंट मिनरल हमारी बॉडी में क्या होता है? तो वो है आपका सोडियम और क्लोरीन। लेकिन हमारे सेलुलर पूल में पूछेंगे सबसे अबंडेंट मिनरल क्या है, तो आप बोलोगे पोटेशियम और फॉस्फेट। प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, नॉन सेक्शुअल होती है। और यूकैरियोटिक सेल कैसी होती है? हैप्लॉइड भी हो सकती है, डिप्लॉइड भी हो सकती है और सेक्शुअल होती है। नेक्स्ट, ब्रेन शुगर किसे कहते हैं? गैलेक्टोज को। नॉन लिविंग सेल में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज या फिर एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस। राइबोसोम कैसा होता है? उसके चारों तरफ क्या कोई मेम्ब्रेन होती है? तो नो, उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, वो होता है नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। और जिनमें मेम्ब्रेन होती है उनको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। साइनोबैक्टीरियाज में कुछ गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया के अलावा ग्रीन, पर्पल, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में भी आपके गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ये वैक्यूल इनको वाटर के सरफेस पर फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। इन वैक्यूल्स को ही इंक्लूजन बॉडीज़ भी कहा जाता है और ये मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही होते हैं। इनको नॉन लिविंग समझा जाता है क्योंकि इनमें कोई भी सेलुलर एक्टिविटी तो होती नहीं है, ठीक है। और इनके आउटर मोस्ट सरफेस पर कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होती, ठीक। तो दैट्स वाई इनको नॉन लिविंग माना गया है। ये मेटाबॉलिक इनएक्टिव होते हैं, मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता इनमें कुछ भी, तो दैट्स वाई ये इनएक्टिव होते हैं। तो बच्चों सेल से रिलेटेड इतना ही है। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि सेल्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, और उनसे रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इतने छोटे से वीडियो में मैं उतना डिटेल में नहीं जा सकती कि मैं आपको सब कुछ पढ़ा सकूँ। तो मेरे काफ़ी शॉर्ट में चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है मैंने यहाँ पर। तो अब मैं इसके बाद सेल बायोलॉजी जो है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो अपलोड करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक एक करके।
इनके बारे में बहुत डीपली जाएंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आप मेरे इस चैनल पे बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।